नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और हमारी जो संविधान के संदर्भ में या हम कहें कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में या संवैधानिक संदर्भ में जो भी हमारी बातचीत चल रही थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारी चर्चा हुई थी, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसी के संदर्भ में हम आज की हमारी जो चर्चा रहेगी, यानी कि हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो अलग-अलग अनुच्छेद हैं, उनके अंदर किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो सबसे पहले हम यदि देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, ठीक है? हम सभी अनुच्छेदों को देखते चलेंगे जो प्रमुख-प्रमुख है, तो किस अनुच्छेद के अंदर क्या बातचीत कही गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है? भारत के लिए जो यहाँ शब्दावली यूज़ की गई है, भारत के रूप में भी की गई है और इंडिया के संदर्भ में भी की गई है। यानी भारत को परिभाषित करने के लिए भारत का भी उपयोग किया गया है और इंडिया का भी उपयोग किया गया है, ठीक है? यहाँ एक बात और निकल के आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत समझौतों का परिणाम नहीं है। इसका क्या अर्थ है? समझौते का परिणाम नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमने जो जितनी भी रियासतें थी, उनके माध्यम से जो एक संघ के रूप में भारत को संगठित किया था, उसमें हमने कोई ये नहीं है कि हाँ, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया था कोई टाइम के लिए कि इतने टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, उसके बाद यदि आप अलग होना चाहते हो तो हो सकते हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात यहाँ यह निकल के आती है इस संदर्भ के अंदर, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, यहाँ से हमें यह बात निकल के देखने को मिलती है कि संघ क्यों कहा गया है भारत को, है ना? संघ इसलिए कहा गया है कि हमने भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय देखा था कि भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, है ना? ब्रिटिश क्राउन द्वारा उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। वो चाहती तो भारत में शामिल हो सकती थी, अगर चाहती तो वो अपना एक यानी कि अलग अस्तित्व भी स्थापित कर सकती थी। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और जितनी भी भारत के अंदर रियासतें थी उन्हें कहीं न कहीं भारत के अंदर शामिल कर लिया था, ठीक है? फिर हम दूसरी बात यहाँ निकल के आती है कि आखिर भारत को संघ के रूप में क्यों परिभाषित किया गया? क्यों आखिर यह संदर्भ में देखा गया कि भारत का कोई भी राज्य भारत के इस संघ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है? इस प्रकार की व्याख्या के रूप में सबसे बड़ी बात यहाँ यह भी निकल के आती है कि भारतीय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि इस परिप्रेक्ष्य के अंदर आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो, ठीक है? हम ये एक इसका उदाहरण यदि देखने की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का भले ही भारत के अंदर विलय हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ आज भी उसका जो एक डिबेट के रूप में हम जिसे देखते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हम अक्सर यह बात देखते हैं कि किस प्रकार की एक संघर्ष का रुझान हमेशा बना रहता है। पाकिस्तान उस वैधता को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि भारत के अंदर उसका विलय भी हुआ था, ठीक है? तो इस संदर्भ में कहीं न कहीं हम देखते हैं कि भारत का जो विलय हुआ था, उस आधार पर भारतीय संविधान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि आगे चलकर कहीं न कहीं इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़े। तो तो इसीलिए भारत के जितने भी क्षेत्र था, भारत के बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया था, जितनी भी रियासतें थी, उन्हें भारतीय संघ में शामिल करके एक यानी कि वैधता प्रदान कर दी थी, ठीक है? आगे हम यदि इसके अंदर देखते हैं, तो अनुच्छेद 2 की बात करें यदि हम, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि यदि कोई भी बाहरी क्षेत्र, ठीक है, जो भारत के अंदर सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे हम इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत उसे यानी कि प्राथमिकता देंगे, उसे स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र यदि भारत के अंदर शामिल होना चाहता है, तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसे स्वीकार करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 हमें इस प्रकार की बातचीत बताता है, ठीक है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि हम किसी राज्य का गठन यदि करना है, हमारे यानी कि भारत क्षेत्र के अंदर किसी नए राज्य का गठन करना है या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी है, तो इस प्रकार की जो विधि है, इस प्रकार का जो सिस्टम है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यह बात इस अनुच्छेद के अंदर हमें और क्या बताती है? देखो, भारत का जो संविधान के भारतीय संविधान के अंदर जो राज्य है ना, राज्यों को इस प्रकार की शक्ति नहीं है
कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सके। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल भारत को है, यानी कि संघ को है। राज्यों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यदि इस संदर्भ के अंदर कोई ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसमें एक केंद्रीय स्तर की भूमिका निभाने की बात आती है, तो किसी भी राज्य का नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है और उस दो राज्यों के क्षेत्र से एक राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं किसी राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य को भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी विधि, कानून और सिस्टम के तहत जो कार्य किया जाएगा वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के माध्यम में यह सारी चर्चा हमें बताई गई है। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रक्रिया इसमें संसद कानून बनाकर ही कोई कार्य करेगी। ऐसे नहीं है कि मतलब सीधा ही इसमें किसी भी राज्य को उठा के और दूसरे राज्य में शामिल कर दिया। कानून के माध्यम से ही यह प्रक्रिया होगी और इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर। ठीक है, और हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या दो राज्यों से किसी एक राज्य का गठन करना है, नए राज्य का, तो उस नए राज्य के गठन करने से पहले राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्य विधानमंडल के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है यह, और यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि क्या आप इस राय से सहमत हैं या नहीं हैं। राय से सहमत या असहमत दोनों ही बातों की कोई ज़्यादा यहाँ वैधता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ही इस प्रकार की विधि को स्वीकार भी कर सकते हैं, यानी कि बाध्य नहीं है राय मानने के लिए। चाहे इसमें वो राज्य विधानमंडल स्वीकृति दे चाहे ना दे, यदि संसद चाहती है उसका नाम परिवर्तन करना तो संसद कर सकती है। लेकिन यह एक हम कह सकते हैं कि राय मानना न मानना वो केंद्र के हाथ में है, एक प्रकार से कह सकते हैं। वैधता नहीं है उसे, यानी कि स्वीकार करने की कोई शर्त या कंडीशन नहीं लगाई गई है उसके ऊपर। ठीक है, इसका उदाहरण भी हम देखते हैं आंध्र प्रदेश से। जैसे हमने तेलंगाना का निर्माण किया था, तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया था, तो राष्ट्रपति महोदय ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के अंदर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं ज़रूरत है नए राज्य की, लेकिन फिर भी संसद के अंदर इस प्रकार की विधि को निर्माण किया गया और एक अलग राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो भारत एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। यहाँ हम थोड़ा सा इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत के राज्यों का विभाजन हो सकता है केंद्र चाहे तो, लेकिन केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए भारत क्या है? विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ठीक है, इसी प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के अंदर भी है। अमेरिका में भी कोई भी राज्य जो है उसको, यानी कि वो अलग है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसमें वैधता प्रदान की गई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंदर। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि हमारा जो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 है, ठीक है, उनके यानी कि उनके लिए जिस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाएगा, जो कानून का उपयोग किया जाएगा, उसमें हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करेंगे। अर्थात इसमें कहने का ये अर्थ है कि यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा रहा है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या दो राज्यों से एक राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो इसे संविधान संशोधन के रूप में नहीं काउंट करेंगे, यानी कि उस पर 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि किसी भी अधिनियम को पारित करने के लिए यदि हम विशेष बहुमत के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसे हम संविधान संशोधन के रूप में काउंट करते हैं। संविधान संशोधन की यदि हम बात करें यहाँ, तो यदि सीधा पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है, कितनी तरह से संविधान संशोधन हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा संविधान संशोधन 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य बहुमत मतलब साधारण, जैसे कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है वो संविधान संशोधन ही, लेकिन प्रक्रिया 368 की उसमें उपलब्ध नहीं हो रही है। ठीक है, कहलाएगा वो संविधान संशोधन ही। 368 के तहत 2 तरह से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कैसे कैसे? विशेष बहुमत, और इसमें क्या किया जा सकता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो 368 के तहत 2 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है। दोनों ही तरह से विशेष बहुमत से
यानी कि संसद के अंदर वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और एक होता है सामान्य बहुमत से। तो कुल 3 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है, और 368 की प्रक्रिया के तहत 2 तरह से संविधान संशोधन हो सकता है। जो सामान्य स्थिति के अंदर संविधान संशोधन हम करते हैं, उसे संविधान संशोधन के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है बस, लेकिन होता वो संविधान संशोधन ही है। तो यदि साधारण सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि संविधान संशोधन कितनी तरह से हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 तरह से हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ एक बात और निकल के आती है, हमने जो सिक्किम राज्य को भारत के अंदर मिलाया था, ठीक है, उसके अंदर 35वां संविधान संशोधन हुआ था। कुछ लोगों की इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है कि आखिर सिक्किम को जब भारत के अंदर मिलाया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था? जब हम किसी राज्य को भारतीय क्षेत्र में मिलाने के लिए संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 या 3 के तहत हम उसको मिला सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 के आधार पर भारत में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर इसे 368 की प्रक्रिया के तहत कैसे अपनाया गया था? तो यहाँ मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि सिक्किम को जो भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था, वो साधारण बहुमत के आधार पर ही शामिल किया गया था। साधारण संशोधन के आधार पर ही शामिल किया गया था, लेकिन इसके लिए एक अलग, यानी कि कंडीशन, एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी। क्या व्यवस्था बनाई गई थी? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था उस समय। सह राज्य का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बता दूं। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1975 के अंदर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था सिक्किम को। ठीक है, उस अलग राज्य के दर्जे के लिए सिक्किम, उस संविधान संशोधन का गठन किया गया था, ना कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए। ठीक है, सह राज्य का अर्थ क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सह राज्य का अर्थ होता है कि कोई ऐसा राज्य जिसके वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय होंगे, वो तो जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निर्णय थे सिक्किम के उस समय भारत कर रहा था, लेकिन उसके जो आंतरिक निर्णय थे वो सिक्किम अपने आधार पर देखेगा। तो इस प्रकार का जो राज्य होता है उसे सह राज्य कहते हैं। 2A की व्यवस्था के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ना कि सिक्किम को भारत का अंग बनाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं 36वां संविधान संशोधन भी हुआ था इसी के अंदर ही। 36वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था? सिक्किम था उसको उस सह राज्य से हटा दिया था, यानी कि सिक्किम को जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 था, सह राज्य की जो व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया था, और सिक्किम को फिर से यानी कि भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जैसे आज के संदर्भ में हम देखते हैं, जितने भी भारत के राज्य हैं उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि सबके साथ समानता का एक व्यवहार हम देखते हैं, देखने को मिलता है। असमानता का व्यवहार भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार असमानता का व्यवहार है अलग अलग राज्यों के अंदर। ठीक है, वो भी आगे जाके हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि समानता के स्तर पर सिक्किम को भी एक भारत का राज्य बना दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के अंदर? याद रखिएगा, संविधान संशोधन केवल हुआ था सह राज्य के अस्तित्व को वापिस से खत्म करने के लिए। 35वां संविधान संशोधन हुआ था सह राज्य की स्थापना के लिए। 36वां संविधान संशोधन हुआ था सह राज्य की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त करने के लिए। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि आखिर किस प्रकार इन दोनों संशोधनों का हमें यानी कि देखने का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो व्यवस्था थी, हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक की व्यवस्था देखी है। अब हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, और भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर कितने अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, और इन अनुच्छेदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, इन्हें भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर रखा गया है। 5 से 11 के अंदर क्या कहा गया है कि भारत के जो नागरिक है उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, और नागरिकता का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत हमें मिलता है। ठीक है, इसमें सभी अनुच्छेद याद रखना जरूरी नहीं है, 2-3 अनुच्छेद है उनको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा एक एक ऐतिहासिक आयाम बना रहता है कि आखिर किस प्रकार हमें नागरिकता प्रदान होती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 9 है, यह क्या कहता है कि भारत के अंदर एकल नागरिक व्यवस्था है। ठीक है,
एकल नागरिक व्यवस्था का अर्थ होता है कि राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता का प्रमाण पत्र हमें नहीं मिलता है। जो राज्य भारतीय स्तर पर हमें प्राप्त होती है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर जो एक देश के रूप में हमें स्वीकार की जाती है नागरिकता, वही नागरिकता हमें राज्य के अंदर भी वैलिड होती है। अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिक व्यवस्था है, लेकिन भारत के अंदर एकल नागरिक व्यवस्था है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 क्या कहता है इसी नागरिकता के संदर्भ के अंदर? अनुच्छेद 10 यह कहता है कि भारतीयों को इस नागरिकता की मैं गारंटी प्रदान करता हूँ। कौन कहता है? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 यह कहता है कि मैं इन भारतीयों को इस नागरिकता की गारंटी प्रदान करता हूँ। ठीक है। यानी कि एकमात्र संविधान है जो नागरिकता की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? यह थोड़ा सा इन दोनों से ज़्यादा जरूरी है कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है। 11 यह कहता है कि नागरिकता जो है ना, यह संघ सूची का विषय है। संघ एकल नागरिकता है तो भाई संघ सूची का विषय रहेगा ही, है ना। अगर दोहरी नागरिकता होती तो फिर नागरिकता के संदर्भ में राज्यों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत के संदर्भ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता के संदर्भ में जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, उसका निर्णय संसद करेगी। उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को है। यहाँ से सीधा प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, संसद के पास। तो इस प्रकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास इस प्रकार का एक आयाम स्थापित करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, संसद को ही इसकी शक्ति है नागरिकता के संदर्भ में। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और संघ सूची का यह विषय है, केंद्र को शक्ति है तो फिर संघ सूची का ही विषय रहेगा ना। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर मूल अधिकारों की। थोड़ी सी मूल अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आज, क्योंकि हमने इससे पहले देख लिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया कि 5 से लेकर 11 तक किस प्रकार की चर्चा की गई है, यानी कि नागरिकता के संदर्भ में चर्चा की गई है। उसके बाद हम अब देखेंगे मूल अधिकारों की संकल्पना। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूं कि नागरिकता के संदर्भ में वैसे तो बहुत से आयाम हैं कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि किसी का यहाँ किसी के माता पिता विदेशी हैं और भारत के अंदर उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं इसी अवधारणा को स्वीकार किया जाता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म जिस क्षेत्र के अंदर होता है, माता पिता चाहे कहीं के भी निवासी हो, उसे उस देश की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। ये वैश्विक स्तर पर संकल्पना स्थापित है। जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि यदि कोई दंपत्ति है भारत के, ठीक है, भारत के कोई दंपत्ति है किसी देश के अंदर घूमने जाते हैं, ठीक है, वहाँ अगर उनको कोई संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज अगर सर्वाइव कर रही है किसी कंट्री के अंदर, अगर वहाँ जाके उनको कोई संतान उत्पन्न होती है, तो उस सोइल के आधार पर, सोइल यानी कि इसमें सोइल की व्यवस्था चलती है, यानी कि भूमि के आधार पर, उस क्षेत्र के आधार पर जहाँ उसका जन्म हुआ है, उस आधार पर उस बच्चे को उस देश की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इसके बहुत आगे वैसे तो आयाम है कि नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है। क्या नागरिकता के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था है कि मूल नागरिक है जो यहाँ देश के, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ऐसे बहुत आयाम है इसके। इसमें एक अधिनियम आया था, इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। उसके काफ़ी सेक्शन भी दिए गए हैं, उसके अंदर सारी विस्तार रूप में यह चर्चा दी गई है कि किस प्रकार नागरिकता दी जा सकती है और किस प्रकार नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकार क्या होते हैं, कौन से भाग के अंदर है? तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो इनका वर्णन हमें भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद कौन कौन से है? अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के संदर्भ में एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ से ये निकल के आती है कि हमने इन अधिकारों को कहाँ से अपनाया है। इनका जो ऐतिहासिक आयाम हमें देखने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान है जो, उससे हमने इन्हें अपनाया है। ठीक है।
और इनके संदर्भ में यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो आखिर यह प्रोवाइड क्यों किए जाते हैं, मूल अधिकार आखिर क्यों दिए जाते हैं ना। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक, उदार लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो भारत के अंदर उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो एक बात और यहाँ से फिर निकल के आती है कि क्या अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान होते हैं, यानी कि मूल अधिकार जो होते हैं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान होते हैं? जी नहीं, यह भारतीय नागरिकों को भी प्रदान होते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई भारत का नागरिक नहीं भी है, यदि कोई विदेशी है, यहाँ घूमने के लिए आता है, ठीक है, यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आता है, तो उस संदर्भ में उसे भी कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ये बात सही है कि जो भारत के मूल नागरिक है उनकी उपेक्षा उन्हें कम अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन अधिकार उन्हें भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मूल अधिकार होते हैं यह भारतीय नागरिक को भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई भारतीय नागरिक नहीं भी है उसे भी यह अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि यह किसके विरुद्ध होते हैं। तो क्यों भाई, इसमें विरुद्ध वाली क्या बात आ जाती है? विरुद्ध वाली बात इस प्रकार निकल के आती है कि यदि कोई देश का नागरिक है, यहाँ बस रहा है, यहाँ का मूल नागरिक है, तो लंबे समय से रहने के कारण हो सकता है उसने कुछ संपत्ति का भी अर्जन कर लिया होगा, ठीक है। उस संपत्ति का अर्जन उसने कहाँ से किया? इस भारतीय भूभाग से ही किया, ठीक है। तो भारतीय भूभाग से किया तो कहीं ना कहीं उसने उस संपत्ति का जो सर्जन किया है, किसी नागरिकता को प्रताड़ित करके, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करके, या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करके तो नहीं किया है, ठीक है। तो यदि किसी समाज ने या किसी व्यक्ति ने, शोषक शोषक वर्ग ने किसी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण करके उन उस संपत्ति का अर्जन किया है, तो हम देख सकते हैं उस व्यक्ति को, जिसका शोषण हुआ है, वो अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में भी उठा सकता है। और एक यहाँ बात निकल के आती है संपत्ति के अधिकार की, ठीक है। संपत्ति के आधार पर हम देखते हैं, हम भारतीय संविधान ने इस संदर्भ में व्यवस्था की थी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया था, ठीक है। यानी कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। और यह किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? और यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है। यानी कि राज्य कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाएगा जिसके अंदर वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण करता है, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसमें बहुसंख्यक दल की जो पार्टी होती है उसको ही यहाँ सरकार बनाने का दायित्व प्रदान होता है। तो वही बहुसंख्यक दायित्वों के हितों की रक्षा करने के लिए और अल्पसंख्यकों के दायित्वों की रक्षा रक्षा यदि कोई भी संस्था या पार्टी नहीं करती है तो उस संदर्भ में उन्हें अधिकार उनकी रक्षा प्रदान करते हैं। मेरा कहने का अर्थ यहाँ यह है कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, बहुमत की सरकार बनती है। अल्पमत में जो भी समाज है, अल्पमत में जो भी व्यक्ति है, जो भी धर्म है, उसके अधिकारों की रक्षा करना किसका दायित्व है? तो ये भारतीय संविधान का दायित्व है, ठीक है। तो उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि भारतीय समाज के अंदर एक समरूपता व्यवस्था स्थापित की जा सके, ठीक है। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि क्या इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो मैं यहाँ यह कहूँगा कि बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर 2 महीने बाद आप व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करते जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठाता है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की गारंटी देता है नागरिकों को ही कि मैं आपके अधिकारों की रक्षा करूँगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में हम कह सकते हैं कि राज्य असमर्थ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो सीधी जाके अपनी उस अपील को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है कि मेरे इन अधिकारों का शोषण हुआ है और आप मेरे इन अधिकारों की रक्षा कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में हमेशा तत्पर रहता है उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में, ठीक है। तो इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है। और मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत के अंदर, बहुदलीय सरकार व्यवस्था है, यानी कि अल्पमत के सुरक्षा के लिए भारतीय, यानी कि नागरिकता, इसमें सॉरी नागरिकता कह रहा हूँ, अल्पमत की सुरक्षा के लिए ही अधिकारों को प्रदान किया जाता है। और किसी ऐसे सामाजिक शोषक व्यक्ति से भी
व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, जिसने व्यक्ति का शोषण किया हो, आपने जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार वाली व्यवस्था हमारे देश में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार की यह व्यवस्था हम कह सकते हैं इसलिए प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि जनता का बेहतर तरीके से कल्याण हो सके, ठीक है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था इसे ही कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति के नागरिकों की अधिकारों की रक्षा की जाती है, ठीक है, ना कि उनका शोषण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चर्चा आज हमने देखी, आगे हम इनमें देखेंगे भी थोड़ा सा कि किस प्रकार हमें कौन कौन सा अनुच्छेद किस अधिकार की स्वतंत्रता देता है, कौन से अधिकार पर कितना यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस पर नहीं लगाया जा सकता, वो सारी व्यवस्था हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हमने इसकी एक थोड़ी सी चर्चा कर ली है अधिकारों के बारे में कि अधिकार आखिर क्या है, कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है, कहाँ से हमने इसे अपनाया है और किसके विरुद्ध है, क्या इनका हम यानी कि सीमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी व्यवस्था हमने देख ली है। अब जो हमारी आगे की इस पर चर्चा रहेगी वो यही चर्चा रहेगी कि आखिर किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किस अधिकार के बारे में बातचीत की गई है और उसके बारे में क्या आयाम प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।